सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती है तब सवेरा होता है। वैसे ही पर्यावरण का संरक्षण करने से ही धरती पर बसेरा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और जो मैंने बातें अभी कही, जो पंक्तियां मैंने कही और आसपास जो मेरे आप हरियाली देख रहे हैं, उससे आप अब तक समझ ही गए होंगे कि आज बात होगी पर्यावरण की, आज बात होगी पेड़ पौधों की, आज बात होगी पर्यावरण संरक्षण की। जी हाँ, आज हम मौजूद है पालीवाल हॉस्पिटल में और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जेपी पालीवाल हॉस्पिटल के संचालक पालीवाल जी, और चिकित्सक होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी है। और ये ग्रीनरी देख के आप समझ ही गए होंगे कि इनका मोटिव भी है कि अपने हॉस्पिटल को एक ग्रीन हॉस्पिटल में तब्दील करना। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में पालीवाल जी। मैं आपका बहुत अभिवादन करता हूँ, साधना न्यूज का अभिवादन करता हूँ और प्रसिद्ध आपका अभिवादन करता हूँ। और जिस तरह से ग्रीनरी हम देख रहे हैं, आपका मोटिव, मुझे ऐसा लगता है पर्यावरण संरक्षण हम देख ही रहे हैं कि आज की स्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया है। पेड़ पौधे बहुत अहमियत हमारे लिए रखते हैं और वैसा ही हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। देखिए, पिछले करीबन एक से 1.5 वर्ष से हमने कहीं पर भी बाहर वृक्षारोपण नहीं कर पाए। तो जो मन की भावनाएं थी कि हम पेड़ों को कैसे संरक्षित करें, कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ हॉस्पिटल में कुछ गमले थे, तो उन्हीं गमलों से हमने नए गमले पैदा किए। हमने यहाँ पर गमले जरूर खरीदे हैं, मट्टी जरूर लाए हैं, लेकिन पेड़ नहीं खरीदे। ये जितने भी पौधे हैं बहुत बहुत खूबसूरत से, ये सारे पौधे हमारे खुद के पौधों से बनाए गए, उन्हीं से पैदा किए गए पेड़ पौधों के पौधे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने यदि कोविड के समय यदि हम बाहर नहीं जा पाए, कहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं कर पाए, तो हमने हमारा पूरा प्रयास ही किया कि अस्पताल परिसर में गमले ला कर हमारे पुराने गमलों में जो पौधे थे उनसे नए पौधों का निर्माण किया, नए पौधे बनाए और ऐसे करके कहीं न कहीं खुद को हरियाली से और पर्यावरण से जोड़ के रखने की जो मन में भावनाएं थी उनको जिंदा रखने का एक सार्थक प्रयास किया। निश्चित ही। और जब हरियाली आसपास रहती है तो दर्शकों, आपको भी पता होगा कि जब हरियाली आसपास रहती है तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट हमें मिलता है। और खासकर जब हॉस्पिटल में इस तरह की ग्रीनरी हम देखें या इस तरह के पार्क बने होते हैं पालीवाल जी, तो मरीजों को भी एक अलग ऊर्जा मिलती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो पौधा होता है, आप किसी भी पौधे को, जैसे पौधा इस वक्त बहुत अच्छी हवा में हिल रहा है, देखिए पीछे देखिए हल्के हल्के इनमें मूवमेंट आ रही। जब आप खुद कहीं पर आपको अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है तो आप प्रसन्न होते हैं। ये पौधे भी अपने कहीं न कहीं अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। एक खिलखिलाते हुए ग्रीनरी वाले हरे भरे पौधे के नए नए कोपल पत्तों से यदि आप अपनी कल्पनाएं करेंगे तो आप उससे सामंजस्य स्थापित करेंगे। वो मूक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसकी मूकता भी, उसका चुप रहना भी आपसे बात करने के बराबर होता है। जब यदि आप उससे प्राकृतिक रूप से उसको अपना समझकर, उसको जीवित समझकर उससे तादाद में स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो एक पौधा भी आपसे बात करता हुआ प्रतीत होगा। वो एहसास के रूप में होगा, कान को नहीं सुनाई देगा। बिल्कुल, हमने देखा है बहुत से पर्यावरण प्रेमियों को। जिस तरह से आपने भी बताया कि कुछ ही पौधे थे पूरे अस्पताल परिसर में, उसी से आपने नए पौधों को बनाया है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो टेक्निक होती है कि बाहर भी ना जाना पड़े और कुछ पौधों से हम बहुत सारी ग्रीनरी बना सकते हैं? देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये एक एरिका पाम का पौधा बता रहा हूँ कि इस एरिका पाम के पौधे में ये 2 पौधे हैं और साथ में बहुत छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। यदि यहाँ देखें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। कुछ महीनों बाद यदि हम इसकी देखिए, इसकी कितनी प्यारी प्यारी हरी हरी पत्तियां आ रही है, देखिए इसकी हरी पत्तियां आ रही। यदि इसमें देखें तो हरी पत्तियां आ रही। बहुत ये खुद प्रसन्न है तभी तो ये विकसित हो रहा है, ये खुद स्वस्थ है तभी तो विकसित हो रहा है। जैसे हम स्वस्थ होकर अपने आप को प्रसन्नचित्त और विकसित करते हैं, वैसे ही पौधे अपनी नई नई डालों के रूप में अपना विकास करते हैं। ये जैसे उदाहरण के रूप में 2 ये एरिका पाम के पौधे हैं, ये अभी हमने रिसेंटली लगाए। इन पौधों को करीबन 6 महीने बाद इसमें बहुत सारी नीचे से और कोपलें आएंगी। तो उसके बाद जब हम देखेंगे तो इससे 3 अलग अलग पौधे बनाए जा सकते हैं। और यदि इस पौधे से देखें तो एक पौधा इसका अलग बन सकता है, एक अलग बन सकता है, और ये एक नया पौधा जो यहाँ से आ रहा है, आगे चलकर इसे भी हम एक नए पौधे के रूप में जन्म दे सकते हैं। तो एक पौधे से 4 पौधे, 3 पौधे, 5 पौधे, 6 पौधे, निर्भर करता है नीचे से कितने उसके पौधे आए, उससे हम इसके नए नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। जिससे हम अक्सर जो हमारे महंगे पौधे खरीद कर लाते हैं तो हमारा पैसा बचता है। साथ ही ये देखिए, यहाँ पर ये क्रोटोन है, बहुत खूबसूरत सा क्रोटोन है। इसमें हमने ये नीचे हमारी एक अलग से कलम के लिए लगाया और ये हमारा फाइकस है। इस फाइकस में भी हमने कलम लगाई।
इसके पहले इसी फाइकस से यहाँ से कलम ली, यहाँ से कलम ली हमने, इधर से कलम ली, और सामने भी जितने फाइकस लगे सब पर आपको कलम लगी हुई मिलेगी। यदि हम यहाँ देखें तो इस फाइकस पर भी कलम लगी हुई मिलेगी, और ये फाइकस इस पर देखिए यहाँ पर भी कलम लगी हुई मिलेगी। ना सिर्फ फाइकस, क्रोटोन, फाइकस और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन पर यदि हम बहुत अच्छे से कलम लगाएं, साथ ही एक पत्ते को, यदि हम क्रोटोन के एक पत्ते को तोड़ें और उसको थोड़ा सा मिट्टी में डाल दें और उसको डेली हम उसका एक पर्टिकुलर पद्धति होती है, उसके हिसाब से उसको देखें तो एक पौधा भी, एक पत्ता भी एक पौधा बन जाता है। इसी तरह यदि हम देखें तो हमारा जो बम्बू प्लांट है वो, उसका भी हम इसी तरह कर सकते हैं, जैसे एरिका बम्बू बोलते हैं। तो ऐसे इन पौधों से हम अगले पौधे बना सकते हैं, और हमें नए पौधे लाने की जरूरत नहीं, बस ये कि हमें पुराने पौधों की रक्षा करना, उनमें उनको विकसित करना, उनमें नई नई डालियां, शाखाएं विकसित करना, उसके बाद उनकी कलम करना, या उसकी जो भी अलग अलग पौधे की अलग अलग पद्धति होती उसके हिसाब से नए नए पौधों का निर्माण करना। ये जितने भी पौधे यहाँ पर हैं, इसमें से 80% पौधे हमने यहीं इनको पैदा किया, यहीं इनका जन्म दिया है, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे वो फाइकस हो, चाहे क्रोटोन हो, चाहे वो एरिका पाम हो, चाहे वो एक्सोरा हो, चाहे वो एम्बीरा हो, चाहे वो एरिका बम्बू हो, चाहे वो डोरंटो हो, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे वो स्नेक प्लांट हो, चाहे वो रबर प्लांट हो। सारे प्लांट्स को, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कीमतें बहुत कम है, एक बार नर्सरी से लाइए। उसके बाद यदि आपकी रुचि है तो सप्ताह में एक बार सिर्फ ईमानदारी से 1 घंटा दीजिए और अपने घर को बहुत अच्छे से हरे भरे पौधों से विकसित कीजिए। साथ ही इसके खाद जो होते हैं, इनके लिए मैं सरल तरीके से बताना चाहता हूँ कि हम खाद भी जो बनाते हैं, खाद भी हम घर में बनाते हैं, और उन खाद में कुछ जो हमारे खाने के तत्व रहते हैं उनको अलग अलग पद्धति से लेते हैं और उन्हीं को पीस कर उनका पानी बनाते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसके बाद उसमें कहीं न कहीं एंटीफंगल डालते हैं, और सारे के सारे पौधों को इसी तरह घर में ही खाद बनाकर हम उससे इनको विकसित करते हैं। खाद भी हम नहीं खरीदते, जैविक खाद अस्पताल में कर्मचारियों को बता दिया है, सिखा दिया, उस पर निगरानी रखते हैं, वो खुद बनाते हैं और इन पौधों को विकसित करते हैं। जो टेक्निक आपने बताई है वो हर एक पौधे पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से दूसरे पौधे को हमें जन्म देना है। तो जैसे अलग अलग पौधे के लिए प्रशिता जी अलग अलग पद्धति होती है। एक पौधा ऐसा होता है जिसकी सिर्फ एक पत्ती को यदि आपने बहुत अच्छे से कटिंग किया है और उसको छीलना पड़ता है हमको, उसके अलग अलग पद्धतियां, बड़ा लंबा विषय है। एक पत्ती से एक पौधे का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में क्रोटोन हो सकता है, ऐसे में एरिका पाम हो सकता है, ऐसे में मैं समझता हूँ कि यदि हम देखें तो ये पीछे वाला जो बहुत खूबसूरत सा पौधा है जिसको हम एम्बीरा बोलते हैं, ये भी हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है। तो ये पौधे ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक पत्तियों से हम पूरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा डालियों से हम जब कलम करते हैं तो उनसे हम पौधों का निर्माण कर सकते हैं, और इस तरह की पद्धति से हम अलग अलग पौधे के व्यवहार को समझना पड़ता है, उसकी प्रकृति को समझना पड़ता है, उसके संरचना को समझना पड़ता है, और उसके बाद उन पौधों से नए पौधों का हम खुद निर्माण कर सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत से हमारे फूल आते हैं। आप एक बड़ा सा फूल जिसको हम मेरीगोल्ड बोलते हैं, एक मेरीगोल्ड को संभाल के रखिए, और वो एक बड़ा सा फूल आपके एक पूरे मौसम को, यदि आपकी बगिया को महका देगा। इसी तरह यदि हम दूसरे अन्य पौधों की भी बात करें तो एक्सोरा और इन सब के पौधे जो होते हैं, इनका भी हम इनको फूलों को संभाल कर रखें, एक अकेला फूल हमारी पूरी बगिया को अगले साल के लिए महका देगा, सैकड़ों फूल पैदा कर देगा, सैकड़ों फूलों के पौधे पैदा कर देगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से उसे देखते हैं और क्या निर्णय लेते हैं। माना तो ये जाता है पालीवाल जी कि एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालना पड़ता है। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप लंबे समय से इस चीज में हैं? देखिए, बच्चा प्रतिदिन आपसे बहुत समय मांगता है, आपसे जिद करता है, आपसे मिठाई मांगता है, आपसे पैसे मांगता है, आपसे कपड़े मांगता है, आपसे बाजार जाने के लिए गाड़ी मांगता है, लेकिन ये पौधा कुछ नहीं मांगता। पौधा सिर्फ आपका ध्यान मांगता है, और आपसे सप्ताह में सिर्फ ईमानदारी से एक पौधा 5 या 10 मिनट चाहता है। और यदि आपने सैकड़ों पौधे लगा रखे हैं तो मैं समझता हूँ कि 1 घंटा यदि आप ईमानदारी से सप्ताह में 2 बार दे दें तो वो आपको सिर्फ उतना समय मांगता है और उतना समर्पण मांगता है जिसमें उसका विकास हो जाए, जिससे उसका आहार हो जाए। तो बच्चे की बहुत सारी ख्वाहिशें होती, पौधे की ख्वाहिशें बहुत कम होती। फिर ये आपसे सामान नहीं मांगता, आपसे बिस्तरा नहीं मांगता, आपसे बेडशीट नहीं मांगता, आपसे कंबल नहीं मांगता, आपसे किताब नहीं मांगता, क्या क्या कुछ भी नहीं मांगता। रोशनी है तो रोशनी में रह लेगा, अंधेरा है तो अंधेरे में रह लेगा, रोएगा नहीं, आपके साथ हंस लेगा। यदि आप दुखी हैं तो आपके साथ दुख भी जाहिर कर देगा। तो यदि पौधे को बच्चे से तुलना करें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा बच्चा खुद का बच्चा भी नहीं हो सकता, ये इतना निभाता है। 1 घंटा यदि आप
प्रत्येक सप्ताह एक पौधे को दें तो पूरा पौधा आपको सिर्फ देगा ही देगा। जिसमें सबसे बड़ी चीज यदि कुछ दे रहा है तो आपको आत्मीय खुशी, हरियाली और ऑक्सीजन, ये आपको बदले में दे रहा है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर कोविड के बाद तो ऑक्सीजन की लोगों ने कीमत समझी है और समझकर आगे निर्णय लेना पड़ेगा। निश्चित ही हम देख रहे हैं कि लंबे समय से पौधारोपण अभियान हर जगह चल ही रहा है, लेकिन एक बड़ी विडंबना यहाँ पर देखने को मिलती है पालीवाल जी कि जब विकास की हम बात करते हैं तो विकास के नाम पर आपने भी देखा होगा कई जगह वृक्षा को काट दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है। कई पुराने सालों से वहां पर लगे हुए हैं जो कार्बन संचय करने तक की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी काट दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले अब यदि हम बकसवाहा, मध्य प्रदेश के बकसवाहा की बात करें तो बड़ा पीड़ादायक है वहाँ का। मध्य प्रदेश के बकसवाहा की बात करें तो वहाँ का जो जिस तरह हीरे के चक्कर में हरियाली का जो बलिदान हो रहा है, निश्चित तौर पर शासन की क्या उसमें मंशा है, शासन किस दृष्टि से देखता है, मैं उस दृष्टि से शायद नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है शासन और अच्छी दृष्टि से देख रहा हो, पर मैं उन दृष्टि से नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि बकसवाहा की बात करें तो बकसवाहा में हीरा नहीं चाहिए, हरियाली चाहिए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, लेकिन दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रत्येक दिन जो पौधा लगाओ अभियान है, उससे बहुत मन खुश होता है। अब शासन ने बकसवाहा का वो निर्णय क्यों लिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हो सकता है कुछ राजनीतिक प्रत्याशा हो, कुछ विकास की मजबूरियां हो, कुछ अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारियां हो, उनके रहते हुए वो काम किया हो। परंतु यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखें तो प्रत्येक दिन वो पौधे लगाने से शुरुआत करते हैं। यदि हमारे प्रदेश का प्रथम सेवक यदि हरियाली की तरफ और वृक्षारोपण की तरफ लोगों को प्रेरणा देने के लिए रोज पौधे लगाते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हमें उनसे शिक्षा लेना चाहिए और हमें उनको साधुवाद देते हुए, उनका आदर अभिवादन करते हुए इस शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करते हुए फॉलो करना चाहिए। उसका हमें वो करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। निश्चित ही अगर अब इस स्टार्ट किया आपने अपने अस्पताल से, घर से, आगे इसे और कहां तक आप बढ़ाने की इच्छा रखते हैं? देखिए, अस्पताल की बात करें तो मेरा ग्रीन हॉस्पिटल का एक बड़ा सपना है कि हॉस्पिटल को ग्रीन हॉस्पिटल का तमगा मिले। उसके लिए मैं समझता हूं कि 1-2 महीने की और मेहनत के बाद हम ग्रीन हॉस्पिटल के लिए प्रयास करेंगे। उसमें सोलर ऊर्जा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो सोलर ऊर्जा लगाने के बाद हम ग्रीन हॉस्पिटल के लिए प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल को ग्रीन हॉस्पिटल के रूप में एक मान्यता मिले। वो भी एक प्रयास है। लेकिन सिर्फ ग्रीन हॉस्पिटल की तमन्ना नहीं है, ग्रीन मध्य प्रदेश की तमन्ना है, ग्रीन भारत की तमन्ना है, हरे भरे मध्य प्रदेश की तमन्ना, हरे भरे भारत की तमन्ना है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरे हाथ जहां तक पहुंचे वहां तक लगाऊं पोंछा और उसके बाद बोलूं कि भाई तूने क्या किया, कम से कम मैंने है तो पूछा। बस ये कर सकते हैं। निश्चित ही इसी के साथ किसी अभियान की भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने जिस तरह से जानकारी मिली है उस अभियान के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पिछले वर्ष मैंने चंदन के प्रति एक मेरे मन में भाव आया था। पहले तो चिकित्सा में तो मैं दुर्घटनावश आ गया था। मैं तो प्रकृति प्रेमी हूँ और वन से मेरी बड़ी लगाव है और वन की ही दिशा में मैं जाना चाहता था। पीएमटी दे दी थी तो फिर इधर आना पड़ा, आ गया परिवार के दबाव। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो दशक है 2021 से लेकर 2030 तक का दशक, इसको मैं मध्य प्रदेश चंदन उन्नयन अभियान दशक के रूप में इसकी शुरुआत कर रहा हूं। और मध्य प्रदेश चंदन उन्नयन अभियान दशक के रूप में शुरुआत करते हुए दीपावली के आसपास इस योजना को वृहद रूप से सबसे पहले अपनी सरजमी से, अपनी जमी से, अपनी निजी जमी से शुरुआत करूंगा। रायसेन जिले के सुल्तानपुर से मेरी इसकी शुरुआत की मंशा है और उसके बाद मैं लोगों को चंदन के प्रति जागरूकता लाने और चंदन की खेती के प्रति जागरूकता लाने के लिए पूरे 10 साल तक लगातार प्रयास करूंगा। यह संकल्प है। बस ईश्वर इस संकल्प को समर्पण के साथ पूरा करने के लिए शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता इत्यादि से परिपूर्ण करते हुए मेरी मन और लगन को बनाए रखे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। निश्चित ही एक नया अभियान चंदन को लेके, मुझे नहीं लगता इससे पहले इस तरह का अभियान चंदन की खेती को लेके मध्य प्रदेश में कोई लाया होगा। और समय समय पर हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। लेकिन चंदन की खेती हमने देखा है कि बहुत कम जगह पर होती है पालीवाल में। जिस तरह से आप अभियान लाने की शुरुआत करने वाले हैं दीपावली से, हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे, हम भी आपके साथ इस अभियान में शामिल होंगे। लेकिन किस तरह से आपका पूरा प्लानिंग होगा चंदन की खेती? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत की भी जरूरत होती है चंदन की खेती करने में। देखिए, पहले तो चंदन के बारे में मैं संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहूंगा कि जब चंदन का पौधा लगाया जाता है
तो उसे चंदन का पेड़ बनने में और चंदन देने के लिए उपयोगी होने में लगभग 12 से 15 वर्ष का समय लग जाता है। एक बच्चा 5 साल का होता है, उसका शैक्षणिक जो समय रहता है वो लगभग 15 वर्ष रहता है। तो यदि चंदन को लेकर यदि हम कोई अभियान चलाते हैं और 15 वर्ष तक का हमको सब्र नहीं है, तो हमें उसमें शामिल कतई नहीं होना चाहिए। और हम हमेशा ये मानकर चलें कि जो हमारा छोटा बच्चा है उसके भविष्य को हम चंदन को समर्पित कर दें, हमारी छोटी बिटिया उसके भविष्य को चंदन को समर्पित कर दें। इस भावना से हमारी अगली पीढ़ी को हम चंदन को समर्पित कर दें, इस भावना से हमारी युवा पीढ़ी को हम चंदन को समर्पित कर दें, इस भावना से यदि हम चंदन उन्नयन अभियान में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अगली पीढ़ी को चंदन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मोहन, और ना ही सिर्फ सम्मोहन, उससे कहीं न कहीं उसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत सुदृढ़ परिवर्तन आएगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। इसलिए चंदन के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वो खेती है जो आप आज बोएंगे 15 साल बाद पाएंगे, लेकिन जब पाएंगे मैं समझता हूँ कि छप्पर फाड़ कर पाएंगे। इसलिए यदि आप में 15 साल का सब्र है, 15 साल की मेहनत कर सकते हैं और 15 साल का समर्पण है, तो ही इस अभियान में आप आगे आए। लेकिन यदि एक बार इस अभियान में आप जुट गए तो फिर स्वतः प्रेरणा से आप इस अभियान में जुड़े रहेंगे। आए, हम मध्य प्रदेश में चंदन उन्नयन के लिए प्रयास करें और चंदन उन्नयन अभियान के दशक को सफलतम बनाएं, जो हमारी सामाजिक संस्था परिकल्पना द्वारा दीपावली के समय शुरू किया जा रहा है। परिकल्पना पुनः चंदन को लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है और मैं समझता हूं कि नवदुर्गा से दीपावली के बीच में हमारी इस प्रवेश की घोषणा होगी, जिससे हम कोई बहुत बड़े वृहद रूप में, कई कार्यक्रम के रूप में नहीं लाएंगे। हमारी भावनाएं हैं तो हमारी भावनाओं को हम जमीन पर मूर्त रूप देंगे, बजाय इसके कि हम दिखावा करें। हम समर्पण के साथ उसको लेकर आएंगे। आने वाले समय में जब कोई चीज अच्छी होती तो अपने आप जो वो बड़ी होती और अपने फलदायी होती, तो अपने आप समाज का और सबका ध्यान जाता ही है। इसी अपेक्षा के साथ हम जमीन पर काम करने की प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित ही सब्र का फल मीठा होता है। चंदन की खेती, इस अभियान से आप जुड़ेंगे तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन जिस तरह से जिस पेंडेमिक से हम गुजरे पालीवाल जी, हमने देखा ऑक्सीजन की कमी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्यावरण प्रेमी शुरू से रहे हैं वो शुरू से है, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो समय नहीं निकाल पाते थे इन सब चीज़ों के लिए, ऑफिस वर्क से नहीं फ्री हो पाते थे। लेकिन उन्हें भी ये समझ में आ गया है, जिस दौर से हम ऑक्सीजन की कमी हमने देखी, लोगों की मौत हमने उससे होना देखा, और उससे समझ में आ गया है कि कुछ नहीं, हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो देखिए, जीवन संकट में डालने से बेहतर है हम उस संकट से मुक्ति पाने का मार्ग पहले खोजें। प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है। कोरोना के समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत लगी, सबसे ज्यादा संकट ऑक्सीजन का रहा, सबसे ज्यादा मुश्किलें ऑक्सीजन की रही, सबसे ज्यादा रात दिन एक सरकार के लेवल पर ऑक्सीजन को करना पड़े, और हर अस्पताल को, हर चिकित्सक को, हर चिकित्सा कर्मी को ऑक्सीजन के लिए करना पड़े। ना सिर्फ यही, यदि ऑक्सीजन की बात करें तो रोगी के परिजनों ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेकर पूरे विश्व भर में हमने दौड़ लगाने के दृश्य देखे हैं और दारुण दृश्य देखे, पीड़ा देखी है, तकलीफ देखी है। तो जो पौधा हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमसे कुछ नहीं मांग रहा है, हमारा 2 पल का समय, थोड़ा सा मुट्ठी भर खाद और थोड़ी सी 2 बार उसकी गुड़ाई और 5 बार मतलब महीने में पानी देना, ये मांग रहा है। जो पानी हम इधर उधर फेंक देते हैं, यदि वही पानी हम उसे दे दें, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी रक्षा खुद करने के लिए कहीं न कहीं यदि इस तरह की पहल करते हैं तो करना ही चाहिए, ताकि कोरोना जैसी महामारी या किसी दूसरे रूप में यदि फिर से आई तो कम से कम हम प्राकृतिक रूप से पौधों से ऑक्सीजन की उम्मीद तो कर सकते हैं। सरकार और बाकी तंत्र जब ऑक्सीजन लगता है तो देती ही देती है, पर ये पौधे तो हमको निःशुल्क ऑक्सीजन देते हैं और इनकी हम रखवाली नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हम अपने गले में वो फंदा डाल रहे हैं जो ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, प्रकृति को सशक्त करना भी बहुत जरूरी है। जो चीजें हम बनाते हैं उनकी हम केयर करते हैं, लेकिन प्रकृति से हमको मिला है, हमें उसकी भी केयर करनी है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है और वो ही हमारे जीवन रक्षक है। पालीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पर्यावरण संरक्षण का जिस तरह से आप अभियान चला रहे हैं, अपने हॉस्पिटल को ग्रीन हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा अभियान है। और जिस तरह आने वाले समय में भी चंदन की खेती को लेकर जो आपका अभियान है, उसके लिए भी दर्शकों से भी हम अपील करेंगे कि उस अभियान से जुड़े, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि आज के वक्त में पर्यावरण का संरक्षण करना ही बहुत जरूरी है, तभी हम इस धरती पर बसेरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।